एक देखा था F1 माइनस F2 इज इक्वल टू PD डिवाइडेड बाय VP. The difference in tension is equal to PD divided by VP, where PD is called as power in watts, VP is speed, velocity, you can say linear velocity in meter per second. तो ये न्यूटन में आता था, उसको इक्वेशन 1 कहता था मैं. ये इक्वेशन वही लेना है, फर्स्ट वाला F1 माइनस F2. दूसरा लेना है F1 डिवाइडेड बाय F2. ये लिया था मैंने e टू दी पावर म्यू थीटा फ्लैट बेल्ट के लिए, लेकिन यहाँ V बेल्ट के लिए e टू दी पावर म्यू थीटा इंटू कोसेक अल्फा बाय 2 लेना है. e टू दी पावर म्यू थीटा इंटू कोसेक अल्फा बाय 2. इसका डेरिवेशन है, आप डेरिवेशन नोट्स में देख लीजिए. ये डेरिवेशन लेता नहीं मैं, क्योंकि जनरली पूछा नहीं जाता. नाउ म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बेल्ट एंड पुली. थीटा इज अगेन एंगल ऑफ लैप ऑन द स्मॉलर पुली. ऑलवेज फाइंड लेस देन पाई, मतलब 3.14 से नीचे वैल्यू रहेंगी. और अल्फा इज कॉल्ड एज अ ग्रू एंगल. और इस ग्रू एंगल कितना लेना है ये भी डेटा बुक में मेंशन किया हुआ है. हैव यू अंडरस्टैंड दिस? और ये दोनों इक्वेशन से F1 माइनस F2 इज इक्वल टू PD डिवाइडेड बाय VP, और बेल्ट टेंशन रेशियो F1 डिवाइडेड बाय F2 इज इक्वल टू e टू दी पावर म्यू थीटा कोसेक अल्फा बाय 2 से हम क्या निकाल सकते हैं? इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ F1 एंड F2, दैट इज कॉल्ड एज टाइट साइड टेंशन एंड स्लैक साइड टेंशन, हम फाइंड आउट कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? यस सर. अब मैं पीपीटी शेयर करता, मतलब वो जो नोट्स थी आपकी वही शेयर करता हूँ आपसे, ठीक है? और एक बात, सभी लोगों के पास डेटा बुक है, पेज नंबर 160 पे आइए. आ गया? मिल गया पेज नंबर 160. वहां 5 टाइप के बेल्ट दिए हुए, ABCD. ये स्टैंडर्ड बेल्ट्स अवेलेबल है मार्केट में. हमको मार्केट में जाके क्या करना है? परचेस करना है खाली, अकॉर्डिंग टू द पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ द बेल्ट. मुझे पावर निकालना है PD. अब PD निकाले बराबर मैं क्या करूंगा? टाइप ऑफ बेल्ट सिलेक्ट करूंगा, और वो बेल्ट क्रॉस सेक्शन डायरेक्ट आपको कहाँ पे मिलेंगे? स्टैंडर्डली अवेलेबल है, विच इज अवेलेबल इन द मार्केट. वो जाके परचेस करना है. अब डिजाइन इज नथिंग बट टू डिटरमाइन द डायमेंशंस. तो पहला क्या क्या निकालना है? यहाँ आपको प्रोसीजर याद रखने की जरूरत नहीं है, एक मैं खासियत बता देता हूँ आपको इसकी. डिजाइन इज नथिंग बट टू डिटरमाइन द डायमेंशन. तो पहला काम करना है हमें, वंस यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिजाइन पावर, सिलेक्ट स्टैंडर्ड क्रॉस सेक्शन. सिलेक्ट स्टैंडर्ड क्रॉस सेक्शन अमंग्स ABCDE. 5 बेल्ट में से कोई भी एक सिलेक्ट करना है. जनरली क्या होता है, यहाँ पावर की रेंज दी हुई है तो 2 क्रॉस सेक्शंस आते हैं. जैसे AB आएगा, नहीं तो BC आएगा, नहीं तो CD आएगा, नहीं तो DE आएगा. अब 2 में से बेस्ट सुटेबल सेक्शन हमारे एप्लीकेशन के लिए सिलेक्ट करना है. मतलब आपको 2 क्रॉस सेक्शन मिलेंगे एज पर द रेंजेस. सजेस्टेड रेंज देखिए आप 160 पेज नंबर पे ऊपर जाइए, वहां सजेस्टेड रेंज ऑफ पावर इज रिटर्न. रेंजेस दिए हुए, जैसे A क्रॉस सेक्शन के लिए 0.35 किलोवाट से लेके 3.5 किलोवाट तक के हम जा सकते हैं. B के लिए भी वो पर्टिकुलर रेंज 3.5 उसके अंदर है. 1.5 से लेके 15, मतलब अगर हमारा पावर निकलता है 4 किलोवाट तो हम दोनों क्रॉस सेक्शन सिलेक्ट सजेस्ट कर सकते हैं, A और B. लेकिन दोनों लगाएंगे थोड़ी ना, 2 लगाएंगे क्या? एक ही लगाएंगे ना. अब दोनों में से एक जो बेस्ट रहेगा वो सिलेक्ट करेंगे. कौन से बेसिस पे? तो वहां एक और कॉलम दिया हुआ है, रेकमेंडेड डायमीटर ऑफ पुली. मतलब छोटी डायमीटर पुली कितनी रहेंगी? अगर मैं A क्रॉस सेक्शन सिलेक्ट करता हूं तो कम से कम छोटे पुली का डायमीटर 75. लेट अस सी 160 पेज नंबर, ये वाला डेटा बुक देखिए 160 पेज नंबर. यस सर. डेटा बुक में दिखाई दे रहा है आपको? हाँ सर. हाँ, ये डेटा बुक है. डेटा बुक में मैं पहले ये V बेल्ट अवेलेबल साइजेस डिटेल ABCDE दिया हुआ है. नॉमिनल विड्थ W, मतलब वो उससे कोई लेना देना नहीं, आगे कैलकुलेशन में काम में आएंगे. नॉमिनल थिकनेस ये डायरेक्ट सिलेक्ट करेंगे. उसके बाद रिकमेंडेड मिनिमम पुली डायमीटर इज मेंशन हो रही है, बराबर है.
मतलब छोटे पुली का डायमीटर कम से कम इतना चाहिए, इससे ज्यादा चलेगा लेकिन इससे नीचे नहीं, वो पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के लिए। अदरवाइज नीचे हो जाता है तो उसके ऊपर काफी बेंडिंग स्ट्रेस आता है, बेंडिंग स्ट्रेस के कारण वियर एंड टियर ज्यादा होता है और फटीक लाइफ जो है उसका रिड्यूस होता है। इसके लिए कम से कम मिनिमम रेकमेंडेड पुली डायमीटर दिया हुआ है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रैंड का मतलब साइड बाय साइड हम कितने बेल्ट यूज कर सकते हैं। मतलब ए अगर क्रॉस सेक्शन लेता हूं तो मैं 6 नंबर ऑफ बेल्ट चलते हैं साइड बाय साइड। अगर पावर कैपेसिटी में इसका एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है ना मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रैंड। सपोज आपको पावर ट्रांसमिट करना है 50 किलोवाट वी बेल्ट से, बराबर है, और ए क्रॉस सेक्शन सिर्फ 10 किलोवाट ही ट्रांसमिट कर पाता है। ए क्रॉस सेक्शन 10 किलोवाट ही ट्रांसमिट कर पाता है, बराबर है। इस केस में टोटल कितना करना है 50, तो 50 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज हाउ मेनी नंबर ऑफ बेल्ट्स आर रिक्वायर्ड 5, बराबर है। तो मुझे साइड बाय साइड कितने बेल्ट्स लगाने पड़ेंगे 5 बेल्ट्स लगाने पड़ेंगे, तब जाके 50 किलोवाट पावर मैं ट्रांसमिट कर पाऊंगा। समझ में आया मैंने क्या कहा? क्लियर? यस सर। सपोज जो ए क्रॉस सेक्शन वाला बेल्ट है उसकी कैपेसिटी है 10 किलोवाट ट्रांसमिट करने की, बराबर है, लेकिन मुझे टोटल जो पावर ट्रांसमिट करना है मेरे मशीन के लिए वो है 50 किलोवाट। तो 50 टोटल पावर डिवाइडेड बाय पावर पर क्रॉस सेक्शन, उसको डिवाइड करूंगा 50 डिवाइडेड बाय 10, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ बेल्ट्स आर रिक्वायर्ड 5 नंबर ऑफ बेल्ट। साइड बाय साइड आपको 5 बेल्ट लगाने पड़ेंगे, तब जाके आप टोटल पावर ट्रांसमिट कर पाएंगे। आपने देखा होगा मल्टी स्टेज रहता है वी बेल्ट, एक ही नहीं रहता जनरली, 1 2 3 ऐसे साइड बाय साइड वी ग्रू लगाए रहते हैं। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो अलग अलग मशीन है हमारे वर्कशॉप में, जब लॉकडाउन खुलेगा तब देख लेना। मैक्सिमम जो मशीन है इट इज रनिंग विथ अ वी बेल्ट, जो पावर ड्राइव यूज किया गया है वो वी बेल्ट है वहां पे। इज दैट क्लियर? यहाँ सजेस्टेड रेंज ऑफ पावर, ये 2-3 चीजें काम की है हमारी, ये 1 2 3, ठीक है। नाउ पहला काम करना है हमको पीडी निकालना, और पीडी के बाद स्टैंडर्ड क्रॉस सेक्शन सिलेक्ट करना। और क्रॉस सेक्शन आ गया मतलब एक पूरे डायमेंशन आ गया ना मेरा। अब क्या बचा? दूसरा काम है ओवरऑल लेंथ ऑफ द बेल्ट निकालना। क्रॉस सेक्शन ऑफ द बेल्ट जो हम पूरी प्रोसीजर करते थे फ्लैट बेल्ट के अंदर, वो करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आपको क्रॉस सेक्शन मिल जाएगा। और दूसरा काम क्या करना है, ओवरऑल लेंथ, कितना लेंथ का बेल्ट लगता है मुझे टोटल दोनों पुली के ऊपर ओवरलैप होने के बाद, जो हम ऑलरेडी फ्लैट बेल्ट में कर चुके हैं, लेंथ ऑफ बेल्ट फाइंड आउट किया था। ये 2 ही डायमेंशन है इसके अंदर, ठीक है। हैव यू क्लियर दिस? हेलो? यस सर। यस सर। अब मैं शेयर करूं प्रॉब्लम, आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ये 2 चीजें याद रखिए। डायमेंशन कौन से है, एक क्रॉस सेक्शन और दूसरा लेंथ। अब क्या क्या चेक करना है ये मैं बताऊंगा आपको इसके अंदर while solving the problem. Okay, now I'll share the screen. ये देखिए ये वी बेल्ट है, ओके। ये वी बेल्ट उसका मटेरियल दिया हुआ है, इट इज अगेन स्टैंडर्डली अवेलेबल। दिस बेल्ट आर made from fabric and vulcanized rubber with cotton cord tension element. These are made from the leather or fabric impregnated leather rubber covered with leather. और उसका क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, जो अल्फा है उसको ग्रूव एंगल, एंड ग्रूव एंगल वेरीज फ्रॉम 30 to 45 डिग्री, ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। और एक डेरिवेशन दिया हुआ है, ये कभी जनरली पूछा नहीं जाता लेकिन बट यू कैन रीड दिस डेरिवेशन। अभी तक के फ्लैट बेल्ट में हमने जो बोल्ट बेल्ट टेंशन रेशियो रखा था वो F1 डिवाइडेड बाय F2 इज इक्वल टू e टू द पावर म्यू थीटा लिया था। यहाँ e टू द पावर म्यू थीटा इनटू कोसेक अल्फा बाय 2 लेना है। ये नीचे दिखाई दे रहा है आपको। मैं आगे की स्लाइड पे जाता हूँ, ये उसका डेरिवेशन है। डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, यू कैन रीड दिस डेरिवेशन।
देन डायरेक्टली आई कम टू द डिजाइन प्रोसीजर। डिजाइन प्रोसीजर भी यहाँ याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। मुझे बताइए, जब आप मार्केट में जाएंगे, वी बेल्ट स्टैंडर्डली अवेलेबल है, आप कैसे खरीदी करोगे आपके मशीन के लिए? जैसे मैं गया मार्केट में, मैंने डिजाइन तो कर लिया, मुझे फॉर एग्जांपल बी क्रॉस सेक्शन की जरूरत है, बराबर है? तो मैं मार्केट में जाऊंगा, उसको बोलूंगा, मार्केट वालों में जो भी रहेगा सेलर, मुझे बी क्रॉस सेक्शन का वी बेल्ट निकाल के दीजिए। वो क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, बी क्रॉस सेक्शन निकाल लिया। कौन सा क्वेश्चन रहेगा? टोटल लेंथ कितनी चाहिए उसकी, ओवरऑल लेंथ, जो कि आपको पुली के ऊपर माउंट करनी है, बराबर है? ये दोनों पुली के ऊपर, ये दोनों पुली के ऊपर ये माउंट करेंगे हम। ये टोटल ओवरऑल लेंथ कितनी चाहिए, पहले तो क्रॉस सेक्शन होगा, बी निकाल के दे देगा, वो बोलेगा कितनी लेंथ चाहिए, बराबर है ना? मार्केट में जाओगे तो वो क्वेश्चन पूछेगा कितनी लेंथ चाहिए बेल्ट की, हम बोलेंगे 5 मीटर चाहिए टोटल, ज्वाइन करके दे दे तू, तो ज्वाइन करके 5 मीटर। और बोलेंगे, और पूछेगा साहब कितने नंबर ऑफ बेल्ट चाहिए, क्योंकि वो मशीन की कैपेसिटी जैसे मैंने बताया कि बी क्रॉस सेक्शन से हो सकता है 10 ही किलोवाट ट्रांसमिट हो, मुझे 50 किलोवाट ट्रांसमिट करना है, तो कितने नंबर ऑफ बेल्ट चाहिए? 5। तो तीसरी चीज रहेंगी वो 5। हाँ, n इज इक्वल टू 5। मतलब मुझे मार्केट में जाने के बाद 3 चीजें बतानी पड़ेंगी। एक कौन सा क्रॉस सेक्शन है उसका, एक ओवरऑल लेंथ क्या है उसकी, टोटल लेंथ ऑफ द बेल्ट, और तीसरा जो हाउ मेनी नंबर ऑफ बेल्ट्स यू रिक्वायर। अगर ये 3 चीजों का आंसर मिल गया तो बेल्ट निकाल के दे देगा। आप आइए, अपने मशीन पे पुली रहेंगी, वहां डिजाइन, पुली के ऊपर माउंट कर दीजिए। द डिजाइन ऑफ बेल्ट इज ओवर। आई अंडरस्टैंड? मतलब मुझे निकालना क्या है, तो क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट करना है, ओवरऑल लेंथ फाइंड आउट करना है, और तीसरी चीज जो फाइंड आउट करनी है, जो हमने फ्लैट बेल्ट में नहीं किया था, नंबर ऑफ बेल्ट्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ बेल्ट्स रिक्वायर्ड, क्योंकि फ्लैट बेल्ट में एक ही बेल्ट का इस्तेमाल होता था। इज दैट क्लियर? ओके, इफ यू हैव यस सर। किसी कोई प्रॉब्लम में भी आगे बढ़ू, आगे बढ़ू। यस सर। ये कौन आ गया अभी? नीरज खान, जल्दी आया करो ना रे बाबा। नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूं मैं। ये आ गया प्रॉब्लम। डायरेक्टली हम प्रॉब्लम सॉल्व स्टार्ट करेंगे। प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है सबको? हेलो? यस यस सर। सर। हाँ, यस ये सर, आपके, दिखा रहे हैं। हाँ आपके ये नोट्स के अंदर का ही प्रॉब्लम है। मैं रीड करता हूँ। अ कॉम्प्रेसर रनिंग एट 250 आरपीएम, जो कि एप्लीकेशन है, कॉम्प्रेसर को हमको बेल्ट लगाना है जिसके लिए 60 एचपी की जरूरत है। द ड्राइव इज थ्रू वी बेल्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक मोटर रनिंग एट 720 आरपीएम। द डायमीटर ऑफ द पुली of compressor shaft should not be greater than 1 meter, while the center distance is 1.5 meter. Design the V belt, drive and pulley. पहला, जब भी प्रॉब्लम रहेगा तो पहले क्या करना है, ट्रांसमिशन डायग्राम निकालनी है, मतलब ड्राइवर पुली कौन सी है और ड्रिवन पुली कौन सी है। ठीक है, तो वहां नीचे डायग्राम निकाली हुई है। कॉम्प्रेसर को चाहिए, कॉम्प्रेसर का आरपीएम 250 है, और जहां से हम सोर्स है, सोर्स ऑफ पावर, वो इलेक्ट्रिक मोटर है जिसका आरपीएम 720 है। अब जिसका आरपीएम ज्यादा वो छोटी पुली एज अ ड्राइवर इलेक्ट्रिक मोटर ड्रॉ की है। जिसका आरपीएम कम, मतलब कंप्रेसर को अप्लाई कर रहे हैं हम, कंप्रेसर मशीन ड्राइव करनी है थ्रू इलेक्ट्रिक मोटर, और आरपीएम है 250, वो बड़ी पुली है, ड्रिवन बोला है कंप्रेसर शाफ्ट। उसमें सेंटर डिस्टेंस शो किया हुआ है 1.5। पुली नंबर 1 को 1 बोला हुआ है, पुली नंबर 2 को 2 बोला है, ड्राइवर को 1 और ड्रिवन को
जहां N1 आरपीएम दिया गया है, ओके 750, D1 पता नहीं है, D2 आरपीएम दिया गया है 250, लेकिन D2 के ऊपर एक कंस्टेंट दिया था। कंस्टेंट का मतलब जो डायमीटर ऑफ कंप्रेसर शाफ्ट है D2 दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1 मीटर, ये कंडीशन दी गई है। मतलब D2 का जो डायमीटर है वो 1 मीटर के ऊपर नहीं जाना चाहिए। और रेटेड पावर मतलब पावर रिक्वायर्ड एट द आउटपुट, मतलब कंप्रेसर के लिए कितना लगता है वो दिया हुआ है 60 HP। सिर्फ मैंने HP को क्या कर दिया, वैट में कन्वर्ट कर दिया, एंड दैट इज 44.88 किलोवाट। ये क्लियर हुआ है? दिस इज अ गिवन inside your problem. If you have doubt, ask me. This is a given data. Transmission diagram बनानी ही बनानी है। Have you understand? Yes. समझ में आ रहा है? हेलो, को कैसे कन्वर्ट करें? ठीक है? सर पावर को कैसे आवाज नहीं आ रही क्या? कन्वर्ट करें किलोवाट में? हॉर्स पावर को उनकी नहीं आ किलोवाट रही में सर। कैसे, हाँ, हॉर्स पावर को किलोवाट में कैसे कन्वर्ट किए पूछ रहे हो? हॉर्स पावर में कैसे करना है हेलो सर। आप ही बता हॉर्स दीजिए पावर मुझे, को किलोवाट। आप ही बता दीजिए ना। सर किसी को आता है तो बता दीजिए। सर हाँ बोलो। 1 HP इज इक्वल टू कितना वैट? 0.7 to 0.8। 1 HP इज इक्वल टू कितना वैट? 1 वैट इज इक्वल टू कितना HP? ये तो रिलेशन पता है? - 746 है ना? हाँ, अब वो भी बताओ अभी कैसा किया, जम जाएगा? थोड़ा सा आप भी ट्राई करो। चलो ना। 746 736 जो भी है, कोई भी चीज ली तो भी चलेगा, मतलब वो ब्रिटिश यूनिट वगैरह जो भी है, इंडियन यूनिट, दोनों चलेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ा तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। तो HP को कन्वर्ट किया काय में, किलोवाट में, मतलब वो वैट में आ जाएगा एक्चुअली 44.88 इंटू 10⁻³ मतलब 1 HP इज इक्वल टू 746 वैट। इज दैट क्लियर? 1 HP इज इक्वल टू 746 वैट लिख लीजिए। उसके हिसाब से पहले वैट में कन्वर्ट करो और बाद में डिवाइडेड बाय 10⁻³ करो तो किलोवाट मिल जाएगा। मिल गया? यस सर। उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, देन विल स्टार्ट द प्रॉब्लम हियर। नाउ इनसाइड द प्रॉब्लम, फर्स्ट कैलकुलेट द डिजाइन पावर इन एनी ट्रांसमिशन सिस्टम। पहला काम क्या करना है, डिजाइन पावर निकालना है। और डिजाइन पावर के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, ओपन द पेज नंबर 161। मिल गया 161? पहला ही फॉर्मूला है PD इज इक्वल टू PR इंटू K1, लिखा है 161 पेज नंबर ऑफ योर डेटा बुक। डेटा बुक के सिवा होगा नहीं, ठीक है? तो पहला ही फॉर्मूला PR तो दिया था, अब हम उसको किलोवाट में लेंगे सिर्फ HP की जगह। और K1 कहाँ से लेना है वो भी लिखा हुआ है, दैट इज TXV2 करके। TXV2 कहाँ है पेज, टेबल XV2 अगर आएंगे तो ये है 156 जो फ्लैट बेल्ट के लिए इस्तेमाल किया था। इलेक्ट्रिक मोटर और लाइन शाफ्ट लेना है। मैंने ऑलरेडी बताया था कि अगर कंप्रेसर मैच करता है तो ठीक है, अगर मैच नहीं करता है तो ऑलवेज सिलेक्ट द ड्राइविंग मशीनरी एज इलेक्ट्रिक मोटर एंड ड्रिवन मशीनरी एज लाइन शाफ्ट। और उसके लिए K1 जो फैक्टर है, KL फैक्टर, लोड फैक्टर बोलते हैं उसको, वो कितना लेना है 1.10। और 44.88 को मैंने 1.10 को मल्टीप्लाई किया तो आ गया PD कितना 49.36 किलोवाट। Have you understand this? हेलो, यस सर। समझ में आया? आगे बढ़ू? यस 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 सर। हाँ, डेटा बुक रखो साथ में, विदाउट डेटा बुक नहीं होने वाला। आगे बढ़ता हूं मैं, नेक्स्ट पेज।
अब वंस यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिजाइन पावर, पहला काम डिजाइन पावर, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, अभी क्रॉस सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे। कहां से, तो पेज नंबर 160 में क्रॉस सेक्शन ऑफ बेल्ट दिया हुआ है। अब कितना आया था किलोवाट, 49 पॉइंट समथिंग किलोवाट आया था। अब देखिए आप सजेस्टेड रेंज में देखिए 49 कहाँ आता है, सजेस्टेड रेंज में देखूंगा तो 49 आता है, 10 और 75 के बीच में भी आता है, बराबर। तीसरे नंबर पे देखिए सी क्रॉस सेक्शन के लिए, बिकॉज 49 किलोवाट फॉल्स बिटवीन 10 to 75 किलोवाट, आल्सो इट फॉल्स फॉर बिटवीन 35 to 150 किलोवाट। हाँ, सी और डी दोनों के लिए एप्लीकेबल है। मैं एक तो सी सेक्शन भी लगा सकता हूँ, नहीं तो डी सेक्शन भी लगा सकता हूँ, लेकिन दोनों नहीं लगाऊंगा। दोनों में से बेस्ट सुटेबल सेक्शन में क्या करूंगा, मेरे एप्लीकेशन के लिए, कंप्रेसर शाफ्ट के लिए सिलेक्ट करूंगा। इज दैट क्लियर? देखिए रनिंग टाइम आउट बोल रहा है वो, उसके बाद मैं फिर से क्या करूंगा, रिजॉइन करूंगा। ठीक है, मीटिंग को आप भी रिजॉइन कर लीजिए। यस सर। हाँ, आज थोड़ा सा ज्यादा लेता हूँ, बेल्ट तक के पूरा आज ये कर देता हूँ। ठीक है, ओके सर। हाँ आप भी सब लोग रिजॉइन कीजिए। दिखाई दे रहा है अभी? हेलो, मीटिंग Yes, sir. हाँ Yes. मीटिंग जब स्टॉप हो जाएंगी, वो 40 मिनट्स का टाइम खत्म होने के बाद फिर से मैं रिजॉइन कर लूंगा। अभी दिखाई दे रहा है ना फिलहाल? तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है Yes, sir. सिलेक्टिंग द स्टैंडर्ड क्रॉस सेक्शन C and D both, बराबर है। नाउ सिलेक्टिंग द बेस्ट सुटेबल सेक्शन अमंग्स दिस टू फॉर योर एप्लीकेशन। अब D2 मैं क्या करूंगा, D2 के ऊपर एक कंस्टेंट दिया था, मालूम है, 1 मीटर के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, जो डायमीटर D2 था उसको अज्यूम कर लिया। कितना लिया, 990। अब बोलेंगे 990 क्यों, 1 मीटर से लेस है बस। आप 900 भी ले सकते हो, 800 भी ले सकते हो, 990 भी ले सकते हो, 950 भी ले सकते हो, जो भी लेना है वो ले सकते हो, बट इट शुड बी लेस देन 1 मीटर। इज दैट क्लियर? पहला तो यहाँ D2 नियर टू 1 मीटर लिया तो 990 मिलीमीटर अज्यूम किया। बाद में वेलोसिटी रेशियो के फॉर्मूले से मैंने D1 फाइंड आउट किया। D1 इसलिए फाइंड आउट किया, मुझे दोनों में से बेस्ट सुटेबल सेक्शन सिलेक्ट करना था। आया ध्यान में? पहले D2 को अज्यूम किया, और D2 अज्यूम करने Sir, के बाद D2 1 meter. लेस होना चाहिए, 1 मीटर से 1 कम, meters. से कम, क्योंकि उसके ऊपर कंस्टेंट दिया है। प्रॉब्लम में अगर पढ़ोगे तो D2 जो डायमीटर है कंप्रेसर शाफ्ट वाला, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1 मीटर। तो 1 मीटर ऐसा दिया हुआ है, तो मैं कितना ले सकता हूँ D2, 900 भी ले सकता हूँ, बराबर है, 800 भी ले सकता हूँ। हेलो, सर आंसर वेरी नहीं करेगा काफी? तो मैं कौन Sir. सा बोल रहा हूँ, डिजाइन में वेरी करेगा ही ना। Sir, ये near please- about Okay. लेना है 1 meter. हाँ नियर अबाउट लेना है, 1 मीटर की नियर अबाउट लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, यस सर। हाँ यहाँ 950 भी लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 900 के ऊपर ले लीजिए। ठीक है, आंसर वेरी किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज इट्स अ DMD, इसमें वेरी होता है सभी का, बिकॉज एवरीथिंग इज डिफरेंट। फैक्टर ऑफ सेफ्टी से लेके सब कुछ अलग अलग अजम्पशन रहेगा। तो D2 नियर अबाउट 1 मीटर लिया मैंने, 990, 950 लिया, 900 लिया, 900 के ऊपर ले लीजिए आप। अब क्या किया, वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला मुझे पता है, N1/N2 इज इक्वल टू D2/D1। अब N1 पता है, N2 पता है, एक डायमीटर पता है, तो दूसरा डायमीटर D1 मैं निकाल सकता हूँ। तो D1 डायमीटर फाइंड आउट किया और वो आ गया 344, बराबर है, 344 आ गया। अब मैंने ये छोटे पुली का डायमीटर ही क्यों फाइंड आउट किया, क्योंकि मुझे दोनों सेक्शन में से एक बेस्ट सुटेबल सेक्शन अप्लाई करना था मेरे एप्लीकेशन के लिए। अब मैं डेटा बुक को देखूंगा, डेटा बुक में जो तीसरा कॉलम है रिकमेंडेड पुली डायमीटर, देखिए पहला है 75, दूसरा है 135। मैंने सी और डी सेक्शन सिलेक्ट किया था। सी के लिए कम से कम बोल रहा है वो छोटे पुली का डायमीटर कितना होना चाहिए, 225 होना चाहिए, और डी सेक्शन के लिए कम से कम छोटी पुली का डायमीटर कितना होना चाहिए, 325 होना चाहिए। 325. हाँ तो सी सेक्शन सिलेक्ट कर सकता मैं, क्योंकि डी में डी यानी क्या हो गया, डायमीटर ऑफ स्मॉलर पुली D1। तो कौन सा लू, 225 है नहीं,
बराबर है। 325 325 के ऊपर वाला कौन सा है? 344 निकाला ना, नियर कौन सा है? ये कौन सा है? डी वाला है ना, 5 डी सेक्शन। 3 to 5 हाँ 325, तो हाँ 325 वाला सिलेक्ट करूंगा, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है एज द स्मॉलर पुली डायमीटर ऑफ सेक्शन डी इज ग्रेटर देन द मिनिमम रिकमेंडेड पुली डायमीटर ऑफ सेक्शन डी दैट इज 344 इज ग्रेटर देन 325। 325 मतलब वो सेक्शन डी का डायमीटर, कम से कम छोटे पुली का डायमीटर। एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट सुटेबल सेक्शन फॉर योर एप्लीकेशन इज डी। मतलब जो कंफ्यूजन था सी लेना कि डी लेना मेरे एप्लीकेशन के लिए, वो कंफ्यूजन दूर हो गया और फाइनली मैंने कौन सा डिसाइड किया? सेक्शन डी। अब कोई कंफ्यूजन नहीं। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, सेक्शन डी फाइनलाइज हो गया। वंस यू फाइनलाइज द सेक्शन, उसके डायमेंशन जो स्टैंडर्ड थे उतार लिए, बाकी कुछ नहीं किया। तो नीचे स्टेप 3 में डायमेंशन निकाल लिए। कौन से डायमेंशन थे आप देख लीजिए, मैं पढ़ता हूं। डी के रो में जाइए, डी में देखिए उसका नॉमिनल डायमीटर डब्ल्यू है 32 मिलीमीटर में लेना है। देखो डब्ल्यू 32 लिखा। उसके बाद थिकनेस जो है वो 19 है, दिखाई दे रहा है? थिकनेस कितनी है? 19 मिलीमीटर ले लिया डायरेक्टली। अब पुली डायमीटर लिखने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम बेल्ट एन है, एन लिया, एन मैक्स 14 आनी चाहिए, 14 के ऊपर नहीं जाने चाहिए। पावर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पावर से ही बेल्ट को सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है। उसके बाद वो जो फैक्टर थे के बी 434 इंटू 10⁻³ के सी 15.75, ये आगे चल के काम में आने वाले हैं। स्टैंडर्ड कॉन्स्टेंट्स है, एक बेंडिंग स्ट्रेस फैक्टर है के बी और एक है सेंट्रीफ्यूगल टेंशन फैक्टर के सी। ये नीचे जो है आपके इसमें दिखाई दे रहे हैं वो उतार लिए, बाकी कुछ भी नहीं किया। ये है, सॉरी, हाँ ये डब्ल्यू टी D1 एन मैक्स के बी एंड के सी ये डायरेक्टली उतार ली। अब मैंने बेल्ट तो सिलेक्ट कर लिया है, डी क्रॉस सेक्शन बराबर है, लेकिन एक और चीज चेक करना है, वो है वेलोसिटी। टेबल 161 में, पेज नंबर 161 में नीचे का टेबल देखिए, XV10 देख लिया है? मिल गया क्या XV10? वहां 3 चीजें दी हुई है रिलेटेड टू द वी बेल्ट, वो लेना ही लेना है आपको। एक है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इट इज फिक्स, दैट इज 0.3। उसके बाद वेलोसिटी, ये जो कुछ भी इसकी लीनियर वेलोसिटी मैं निकालूंगा वो 300 से 1500 के बीच में आना चाहिए बोलते, मीटर पर मिनट में। इसलिए एक बीच में जो स्टेप रखी थी यहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ स्टेप है, ये दिखाई दे रहा है, ये वीपी, ये एडिशनल स्टेप यहाँ पे आपको क्या करना है? इंसर्ट करना है। क्यों इंसर्ट करना है? क्योंकि मुझे वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी इज इक्वल टू आइदर पाई d1 n1 और पाई d2 n2। उसका फॉर्मूला रहेगा पाई d1 n1 और पाई d2 n2, लेकिन निकालना काय में? मीटर पर मिनट में, क्योंकि वेलोसिटी रेंज कितनी चाहिए मीटर पर मिनट में? 300 से 1500 के बीच में ही चाहिए वी बेल्ट के लिए। अब ये d1 d2 पता है, n1 n2 पता है आपको, तो यहाँ से वेलोसिटी फाइंड आउट की 778.10 मीटर पर मिनट बराबर है। और ये जो वेलोसिटी है इट इज फाउंड विद इन लिमिट, हेंस वी कैन प्रोसीड विद दिस डी सेक्शन। मतलब डी सेक्शन तो फाइनलाइज कर लिया, लेकिन डी सेक्शन की जो वेलोसिटी है वो 300 से 1500 के बीच में है या नहीं, ये भी देखना है। खास करके 1500 के ऊपर नहीं जाने चाहिए, 300 के नीचे आई तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर बढ़ता है तो बेल्ट जो है वो पुली के बाहर आता है और पुली के बाहर आने की कोशिश करता है ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होने के कारण। और ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होने के कारण जो स्लिप है वो स्लिप बढ़ता है और पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ द बेल्ट गेट डिक्रीज इसके कारण। अब सिर्फ 1 मिनट का टाइम बचा है, फिर से मैं मीटिंग को ये करता हूँ और फिर से आप लोग रीजॉइन कीजिए। ओके, रीजॉइन कीजिए सब लोग। यस सर। हाँ, हाँ।